हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस राठौर। ब्यूटीफुल। अर्पिता की जब आंख खुली तो अब शाम हो चुकी थी, लेकिन रूम में अंधेरा होने की वजह से उसे टाइम का कुछ पता ही नहीं चल पाया। इसलिए उसने अपने मोबाइल में जब टाइम देखा तो इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। अर्पिता ने टाइम देखकर जल्दी से बेड पर से उठते हुए बोला, ओह गॉड, शाम हो चुकी है और मैं घोड़े बेचकर सो रही हूँ। उसने जल्दी से कर्टन हटाकर बाहर देखा तो अब सूरज डूब रहा था, लेकिन जब उसने अपनी तरफ देखा तो इस वक्त वो सिर्फ एक बाथरूम में थी। अर्पिता जल्दी से वॉशरूम में गई और एक बार फिर से शॉवर लेकर रूम में आई। अर्पिता ने ध्यान दिया तो इस वक्त रूम में वो अकेली थी। यश बेड पर नहीं था, जिसे देख अर्पिता ने एक चैन की सांस ली और जल्दी से साड़ी पहन और खुद को ठीक कर वो अपने कमरे से बाहर आ गई। उसने देखा तो सभी हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। अर्पिता की नजर जब बबीता पर पड़ी तो उसने बबीता को गले से लगा लिया। वहीं बबीता ने भी बड़े प्यार से अर्पिता के पीठ पर हाथ रख बोला, कैसी हैं आप भाभी सा? अर्पिता ने बबीता को देखकर कहा, ठीक हूँ, और उसके साथ सोफे पर बैठ गई। अर्पिता को इस वक्त यश पर बेहद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज एक बार फिर वो यश की वजह से सोती हुई रह गई। यश ने चाय पीते हुए अर्पिता की तरफ देखा तो अर्पिता की नजर भी यश की नजरों से जा मिली। यश ने अर्पिता को देख उसे आंख मार दी। इस पर अर्पिता ने यश को गुस्से से अपनी आंखें दिखा दी। उनकी ये नोक झोंक शीतल और केतकी जी देख रही थी। उन दोनों को ऐसे एक दूसरे को छेड़ते देख वो दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा उठी। तभी जगदीश जी बोले, आज रात को मेले में कुश्ती की प्रतियोगिता रखी गई है, इसलिए आप सभी अब जाकर तैयार हो जाइए। हम सभी अभी कुछ देर में मेले के लिए निकल जाएंगे। उनकी बात सुन सभी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी दरवाजे से अंदर आते हुए प्रीशा और अमर सिंह जी ने सभी को नमस्ते किया। उन्हें देख अर्पिता के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। प्रीशा ने भाग कर अर्पिता को गले लगा लिया और बोली, कैसी है तू अर्पी? अर्पिता ने प्रीशा को कसकर गले से लगाते हुए बोला, अब तू आ गई है ना, अब तो मैं और भी बढ़िया हो जाऊंगी। फिर वो जाकर अमर सिंह जी से मिली। सभी ने अमर सिंह और प्रीशा को अच्छे से वेलकम किया और उन्हें मेले में चलने के लिए कहा, लेकिन अमर सिंह ने वापस दिल्ली के लिए निकलना था, इसलिए उन्होंने अपने लाए हुए गिफ्ट सबको दिए और चाय नाश्ता कर वो वहां से जाने को हुए थे कि उन्होंने बूंदी देवी के बारे में पूछा तो जय जी ने बताया कि अम्मा चारों धाम की यात्रा पर गई है। उनकी बात सुन अर्पिता हैरान हो गई कि आखिर दादी सायु अचानक चारों धाम की यात्रा पर क्यों चली गई। अमर सिंह जी ने फिर सभी से अलविदा लिया। अमर सिंह जी ने फिर सभी को नमस्ते कहा और वो वहां से चले गए। यश और अर्पिता उन्हें बाहर गाड़ी तक छोड़ने गए। उनके महल से जाते ही अर्पिता यश से बोली, यश, दादी सायु अचानक चारों धाम की यात्रा के लिए क्यों चली गई? इस पर यश ने अर्पिता को देख बड़े ही प्यार से बोला, अर्पिता, दादी सा अचानक नहीं गई हैं, उनका पहले से ही तीर्थ यात्रा जाने का मन था। उन्हें अब मौका मिला तो वो चली गई। अर्पिता ने यश की बात पर अपना सिर हाँ में हिला दिया और अब वो दोनों ही महल में चले गए। इधर प्रीशा बड़े ध्यान से उस पूरे महल को देख रही थी। तभी अर्पिता उसे अपने साथ रूम में ले आई। वहीं यश पहले ही जय और जगदीश जी के साथ मेले की तरफ चला गया। इस वक्त घर में सिर्फ औरतें ही थी। कहीं न कहीं इस वक्त वो अभी बूंदी देवी के तीर्थ यात्रा पर जाने से सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि बूंदी देवी हमेशा घर में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करती ही रहती थी। तभी आंचल और बबीता अर्पिता के कमरे में आई और अपने हाथ में पकड़े लहंगा चोली को प्रीशा की तरफ बढ़ाकर बबीता बोली, प्रीशा, तुम हमारी मेहमान हो तो यह हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। आई होप तुम्हें ये पसंद आएगा। प्रीशा ने थैंक यू बोला और बबीता के हाथ से लहंगा ले लिया। तभी अर्पिता बोली, जीजी, आंचल, आप दोनों भी अपने कपड़े यहीं ले आइए। हम सभी आज साथ में ही तैयार होते हैं। एक काम करते हैं, मासा और काकी सा को भी यहीं बुला लेते हैं। आज हम उनका भी थोड़ा मेकअप करते हैं। अर्पिता की बात सुन आंचल उछलते हुए बोली, हाँ भाभी साहब, बिल्कुल सही बोला आपने, आज थोड़ा जलवा बिखेरा जाए। इतना बोल वो चहकती हुई अपने रूम की तरफ चली गई और बबीता भी मुस्कुराती हुई शीतल और केतकी जी को बुलाने चली गई। वहीं प्रीशा परेशान होकर अपने हाथ में पकड़े लहंगे को देख अर्पिता से बोली, अर्पी, मैं इसे कैसे संभालूंगी यार, प्लीज हेल्प। प्रीशा का लटका हुआ चेहरा देख अर्पिता हंसते हुए बोली, डोंट वरी डियर, एक बार पहन के तो देख, अपना लुक चेंज कर तो इस लहंगे में बहुत प्रिटी लगेगी, ट्रस्ट मी।
अर्पिता की बात सुन प्रीशा अपने लटके चेहरे के साथ वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। थोड़ी देर में बबीता और आंचल भी अर्पिता के रूम में अपने कपड़े ले आई। प्रीशा जब गुलाबी राजस्थानी लहंगे को पहन वॉशरूम से बाहर आई तो सभी उसे अपनी आंखें बड़ी कर हैरानी से देखने लगी। प्रीशा अपने लहंगे को संभालते हुए रूम के अंदर आ गई और सबकी ओर देखते हुए बोली, क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी अर्पिता ने प्रीशा का हाथ पकड़ा और उसे शीशे के सामने खड़ी करते हुए बोली, देख और बता, ये लड़की प्रीशा है या फिर आसमान से उतरी हुई कोई परी? प्रीशा ने जब नजरें उठाकर खुद को शीशे में देखा तो अपने आप को देख वो हैरान हो गई। प्रीशा गुलाबी लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। सभी ने उसकी तारीफ करी और फिर उन सभी ने एक एक कर वॉशरूम में जाकर अपने लहंगे पहन लिए। शीतल और केतकी जी ने बांधनी साड़ी पहनी हुई थी। वो भी जब अर्पिता के कमरे में आई तो उन चारों को देख उनकी नजरें उतारते हुए बोली, सच में तुम सभी आज तुम चारों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जमीन पर परियां उतर आई हो। फिर बबीता और अर्पिता सभी एक दूसरे का मेकअप करने लगे, जिसमें आंचल भी उनकी हेल्प कर रही थी। वहीं प्रीशा चुपचाप बैठे हुए बस अर्पिता के हाथों अपना मेकअप करवा रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर और करण भी मेले में जाने के लिए तैयार थे। नागेंद्र, रघुवेंद्र और संध्या जी के साथ पहले ही हवेली से जा चुके थे। वहीं पृथ्वी और शौर्य भी मेले में जाने के लिए रेडी हो चुके थे। फिर वो चारों भी कार में बैठ हवेली से मेले की ओर निकल गए। इधर महल में सभी तैयार हो चुकी थी। शीतल और केतकी को छोड़ के छेड़ते हुए आंचल बोली, क्या बात है, लगता है आज बापू सा और काका सा को तो कत्ल कर ही मानेंगी आप। क्या लग रही हैं आप दोनों, बिल्कुल बवाल। आंचल को शीतल जी डांटते बोली, चुप कर आंचल, कुछ भी बोलती है। फिर उन्होंने अर्पिता और बबीता की तरफ देखा और बोली, हम नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, अब जल्दी आ जाना, देर मत करना। इतना बोल वो वहां से चली गई। प्रीशा और आंचल भी उनके साथ चली गई। वहीं अर्पिता और बबीता भी अब एक दूसरे का मेकअप देख उसे ठीक करती हुई थोड़ी ही देर में नीचे हॉल में आ गई और फिर वो महल के बाहर गाड़ी में आकर बैठ गई, जहाँ पहले से ही एक ड्राइवर सफारी लेकर उन सभी का वेट कर रहा था। रायगढ़ के मेले के चर्चे सब तरफ थे। हर साल मेले को देखने लोग काफी दूर दूर से आते थे। हर साल यश का परिवार ही इस मेले को ऑर्गेनाइज करता था। मेले में बहुत चहल पहल थी। गणगौर के उत्सव को मनाने के लिए लगने वाले इस मेले की रौनक देखते ही बन रही थी। अर्पिता ने गाड़ी से उतरते हुए अपने सामने का नजारा देखा तो उसकी आंखें में चमक आ गई, क्योंकि ये पहली बार था कि अर्पिता इस तरह किसी मेले में आई थी। वही हाल प्रीशा का भी था। वो भी मेले को देखकर एक्साइटेड थी। कहीं चाट पकौड़ियाँ बन रही थी तो कहीं रंग बिरंगी लाख की चूड़ियाँ तो कहीं मिट्टी के खिलौने। बहुत सारे स्टॉल और प्रतियोगिता के बड़े बड़े बैनर देख अर्पिता बबीता से बोली, जीजी क्या मेले ऐसे लगते हैं? ऐसा नहीं था कि अर्पिता ने कभी मेले ही ना देखे हो, क्योंकि वो और प्रीशा कॉलेज से दिल्ली हाट जाया करती थी। लेकिन बात यहाँ शहरों की नहीं, गांव के मेले की हो रही थी, जो सही मायने में असली मेले को देखने जैसा था। तभी जगदीश जी ने उनकी तरफ आए और बोले, बच्चों तुम सब मेला एंजॉय करो, अभी कुश्ती की प्रतियोगिता शुरू होने में 1 घंटा बाकी है, जब तक तुम लोग मेले में घूम लो। अर्पिता, बबीता, आंचल और प्रीशा एक साथ चूड़ियों की स्टॉल की तरफ बढ़ गई। वहीं शीतल और केतकी जी भी उनके पीछे ही स्टॉल में कुछ घर की सजावट का सामान देखने लगी। थोड़ी ही देर में वहां एक काली रंग की थार आकर रुकी, जिसमें से पृथ्वी और राजवीर उतरे। वहीं उनके पीछे एक जीप आकर रुकी, जिसमें से शौर्य और करण निकलकर बाहर आए। राजवीर के फोन पर किसी के कॉल आ जाने की वजह से वो थार से उतरकर मेले के शोर शराबे से थोड़ा दूर चला गया। वहीं पृथ्वी मेले की ओर बढ़ गया। करण और शौर्य भी मेले में आ गए। वहीं एक टेंट हाउस की तरफ वो तीनों जाने लगे, जहां पर पहले से ही उनकी सहूलियत का हर सामान था। वो तीनों अभी टेंट हाउस की तरफ जा ही रहे थे कि उनकी नजर सामने स्टॉल पर खड़ी होकर चूड़ियां खरीद रही प्रीशा, आंचल और अर्पिता पर पड़ी और वो तीनों ही अपनी जगह पर खड़े होकर उन्हें देखने लगे। करण ने जब अर्पिता को देखा तो उसे बार बार उसकी पीठ पर बनी लव बाइट्स का ही ध्यान आने लगा और वो अर्पिता की तरफ अपनी बेबस निगाहों से देखने लगा, क्योंकि वो अभी तक ये बर्दाश्त
ही नहीं कर पा रहा था कि अर्पिता अब किसी और की हो चुकी है। वहीं शौर्य को तो पता ही था कि उसे आज मेले में आंचल ज़रूर मिलेगी, इसलिए वो उसके ही गिफ्ट किए हुए ब्लैक कलर के कुर्ते पजामे पहन कर आया था, जिसमें वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। आंचल को येलो कलर के लहंगे में देख शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो अपने आप से ही बोला, प्यार तो तुम मुझसे बहुत करती हो आंचल, बस तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो तो ज़िंदगी में मैं कभी तुम्हें नाराज़ होने का मौका नहीं दूंगा। दरअसल येलो शौर्य का फेवरेट कलर था और वो हमेशा आंचल को येलो कलर के कपड़े पहनने को ही बोलता था, जो आंचल पर खिलता भी बहुत था। शौर्य मन ही मन बोला, आज रात आंचल मैं तुम्हारी सारी नाराज़गी दूर कर दूंगा। वहीं पृथ्वी तो प्रीशा को देख हैरान था, क्योंकि उसे ये उम्मीद ही नहीं थी कि प्रीशा उसे आज मेले में मिलेगी। उसकी नज़रें प्रीशा से हट ही नहीं रही थी। आज प्रीशा को यूं गुलाबी लहंगे और बड़े बड़े झुमके, माथे पर बिंदी के साथ हल्के मेकअप में देख वो उसमें खोया ही जा रहा था। तभी वहाँ बंजारों की एक टोली के गाना गाने की वजह से उसका ध्यान प्रीशा पर से हटा। जैसे ही उन बंजारों ने गाना गाना शुरू किया तो मेले में हर किसी का ध्यान उनकी तरफ चला गया। इस वक्त सभी बंजारों के गीत में खोए हुए उन्हें ध्यान से सुन रहे थे। देखते देखते वहां चारों तरफ काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी प्रीशा की खुली कमर पर किसी ने हाथ रख उसकी पीठ को अपने सीने से सटा उसका मुंह बंद कर दिया। प्रीशा की आंखें कुछ हैरानी और कुछ बस गुस्से से बड़ी हो गई और अगले ही पल कोई उसे भीड़ से दूर एक टेंट हाउस में ले गया। प्रीशा ने गुस्से से जब पीछे पलट कर देखा तो उसके सामने पृथ्वी था। पृथ्वी को देखकर प्रीशा बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पृथ्वी ने प्रीशा को अपने करीब कर उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, श्श, चुप रहो, पहले मुझे तुम्हारे इस नए रूप को जी भर के निहारने तो दो। इतना बोल उसने प्रीशा को अपने सामने खड़ा किया और अपने 2 कदम पीछे ले वो अपने हाथ फोल्ड कर खड़ा हो गया और प्रीशा को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारने लगा। प्रीशा पृथ्वी की नज़रों की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अगले ही पल उसे अपनी पीठ पृथ्वी की तरफ कर दी और बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? पृथ्वी ने आगे बढ़ प्रीशा को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, देख रहा हूँ कि जब तूफान थमता है तो कैसा दिखता है। प्रीशा पलटी और पृथ्वी की तरफ देखकर बोली, तूफान थमता है मतलब? उसकी बात सुन पृथ्वी ने प्रीशा के होठों को चूम लिया और कहा, मतलब जब मेरी तूफान मिल शांत होती है तब कैसी लगती है? खुद के लिए तूफान मिल सुन प्रीशा ने पृथ्वी को गुस्से से घूरा और बोली, अच्छा मैं तूफान मिल हूँ, रुको तुम्हें अभी बताती हूँ तुम्हें। इतना बोल वो पृथ्वी को मारने लगी। वहीं पृथ्वी हंसते हुए उससे बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन पृथ्वी की लंबी हाइट के आगे प्रीशा का बस कहाँ चलना था। पृथ्वी ने उसके दोनों हाथों को पकड़ अपनी गोद में उठा वहीं लगे बेड पर लिटा दिया और अपना गला गीला करते हुए प्रीशा की होठों की तरफ बढ़ने लगा। प्रीशा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो अभी एक दूसरे को किस कर पाते कि इससे पहले ही गाने की आवाज़ बंद हो गई और प्रीशा और पृथ्वी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पृथ्वी ने जल्दी से प्रीशा को बेड से उठाया और उसका हाथ पकड़ वो चुपके से उसे टेंट हाउस से बाहर भीड़ में सबके बीच ले गया। प्रीशा ने भी चुपचाप अर्पिता के बगल में ऐसे आकर खड़ी हो गई जैसे वो पूरे टाइम उसके साथ ही थी। राजवीर भी अब अपनी कॉल अटेंड कर मेले के अंदर जाने लगा। वहीं बबीता भी मेले से बाहर आ रही थी, क्योंकि उसे अवधेश की बार बार कॉल आ रही थी और शोर की वजह से उस कॉल को अटेंड नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो मेले के टेंट से थोड़ा बाहर की तरफ आ जा रही थी कि अचानक उसकी टक्कर किसी शख्स से हुई और उसका फोन जमीन पर गिर 2 टुकड़ों में बट गया। बबीता ने नीचे झुका अपना टूटा हुआ फोन अपने हाथ में ले लिया और अपने फोन को देखने लगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।